अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारा MTH 501 का ये लेक्चर नंबर 3 है। 1 और 2 में जो है आपने जो है ना अपना थ्योरी जो है वो पढ़ी है और थ्योरी को आप पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने जो ना मैट्रिक्स की डिफरेंट मतलब के पढ़ी होंगी कि भी लीनियर अलजेब्रा जो है ये कहाँ यूज़ होता है, और उसके अलावा मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो कैसे लिखते हैं। तो इस तीसरे लेक्चर में हमारे पास जो है ना लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात हो रही है कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो क्या हैं। तो लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें हमारे पास जो है ना एक से ज़्यादा वेरिएबल इंक्लूड हो, लेकिन उनकी एक्सपोनेंट जो है वो 1 हो। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर इक्वेशन है x + y = 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, विद 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, लेकिन हमारे हैंडआउट्स में जो है वो इस तरह से दिया हुआ है x1 + x2 = 4, और यस कह सकते हैं 2x1 + 3x2 = 3। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे x1 x2 जो है ये 2 वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे कंसीडर होंगे। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें कोफिशिएंट के साथ आपके जो वेरिएबल्स हैं वो x1 x2 x3 इस तरह से दिए गए हों, तो और इक्वल टू आगे कोई कांस्टेंट हो, तो ये इक्वेशंस हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। और आप ये चीज देखेंगे क्या इनकी जो यहाँ पर पावर है, इस वक्त यहाँ पे पावर यहाँ होती है। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट होगी, वो यहाँ पर 1 है। तो जब एक्सपोनेंट 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन जो है ये इसका भी एक सिस्टम है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है कि ऐसी लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जिसमें हमने जो है फिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है एक उसका एक सेट हो हमारे पास, यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का एक सेट हो, लेकिन वो फिनाइट सेट हो। यानी कि हमारे पास जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 2x1 + 3x2 = 3 और x1 + 6x2 = 4। तो ये देखें, ये जो पूरा आपके पास एक सेट है, यानी कि इसमें 2 इक्वेशंस है ना, तो ये दोनों इक्वेशन मिलकर बनाती हैं आपका लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसमें आप 3 इक्वेशन भी रख सकते हैं, 3x1 + 4x2 = 4, यानी अप टू या जा सकते हैं n तक, यानी 3xn + 4xn = n। ठीक है, तो यानी कि आप इसको जितना मर्जी इसमें जो ना इक्वेशंस ऐड आप इक्वेशंस का सेट बना लें, उसमें जितनी भी इक्वेशंस आप लिख लें वो सारा का सारा आपका जो है ना लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात होगी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। अब हम आगे चलते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, एक होती है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कौन सी हैं? देखें, ऐसी इक्वेशंस का सेट x1 + x2 और 2x1 + 3x2 = 0 तो ऐसी इक्वेशंस का सेट, ऐसे लीनियर इक्वेशंस का सेट या ऐसे लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जिसमें हमारे पास जो है ना कांस्टेंट = के आगे क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो = 0 हो, तो ऐसे इक्वेशन ऑफ सिस्टम हमारा कहलाता है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर एक इक्वेशन इस तरह से आ जाती है 2x1 + 3x2 = 4 एंड 3x1 + 2x2 = 3, तो ये जो सिस्टम है हमारे पास ये वाला, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि ऐसी इक्वेशंस का सेट, ऐसा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनमें आपकी पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, या हमारे पास जो इक्वेशन है उसको = किसी कांस्टेंट के हो और कांस्टेंट आपका 0 से बड़ा हो, तो वो हमारे पास हो जाएगी नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहां तक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गए लीनियर इक्वेशंस के, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और आगे इनके टाइप्स के होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब आगे जो हमने पढ़ना है वो होगा हमारा कि इन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने के बाद ये लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं ये कंसिस्टेंस कब होती हैं, इनकंसिस्टेंस कब होती हैं। ठीक है, और इनके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। तो चलते हैं। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि
किस तरह से हम इनके जो है ना सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे और इनके सोल्यूशंस पर आपका सिस्टम जो है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो कहाँ कहाँ पे कंसिस्टेंट है, कहाँ कहाँ पे जो है ना इनकंसिस्टेंस है, ठीक है। और इसी तरह जो है ना ये जो है ना होमोजीनियस में कंसिस्टेंसी होती है, ये नॉन होमोजीनियस में होती है। तो इसको हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जी, तो हमने लीनियर इक्वेशंस और उसके टाइप्स को पढ़ लिया था और देख लिया था कि लीनियर इक्वेशंस में होमोजीनियस कौन सी हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कौन सी हैं। अब हमने ये देखना है कि लीनियर इक्वेशंस जो है इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं और फिर आगे इनके सोल्यूशन कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह से 2x1 + 3x2 3x2 + 4x3 और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं हम x2 + 3x3 x1 + 4x3 = 4 = 3 एंड = 5। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ये हुआ कि हम इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इनके कोफिशिएंट्स जो हैं ये वाले, इनके कोफिशिएंट्स को हम जो है लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में 2 3 4। अब यहाँ पे x1 का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो आप 0 लिखेंगे, x2 का कोफिशिएंट 1 होगा तो 1 लिखेंगे और x3 का कोफिशिएंट जो है वो 3 होगा। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 होगा, x2 यहाँ पर है ही नहीं तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 0 लिखना है और x3 का कोफिशिएंट 4 लिखना है। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में और ये उसके बाद हमारे पास हो जाएगा x एंड y, यहाँ यूं कह लें सॉरी x1 एंड x2 एंड x3, ये हमारे पास x मैट्रिक्स हो जाएगा, इसको मैट्रिक्स A कह सकते हैं और ये हमारे पास B मैट्रिक्स होगा जिसको हम कह देंगे ये जो हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, राइट साइड पे 4 3 एंड 5, ठीक है। तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम जी तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दोनों टाइप्स को पढ़ा था, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, और ये देखा था कि कौन सी इक्वेशंस होमोजीनियस है कौन सी नॉन होमोजीनियस है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास अगर कोई जो है ना इक्वेशंस इस तरह से लिखी हों 2x1 3x2 एंड 4x3 = 1 एंड 2x2 3x3 = 4। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं जिनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है ये किस तरह से लिखी जाएगी कि हम इनके कोफिशिएंट्स जो हैं, ठीक है, उनको एक मैट्रिक्स का नाम देंगे, यानी ए मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द अननोन्स होगा। ये अननोन है x1 x2 x3, ये अननोन वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो ऊपर x1 का कोफिशिएंट 2 है, उसके बाद x2 का -3 है और इसका 4 है x3 का। उसके बाद हमारे पास जो है ना 2 x2 का है, तो x2 की जगह पर यानी कि यहाँ पे x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, इनके। तो अब हमने क्योंकि x1 का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में नहीं है तो उसको हम 0 ले लेंगे, x3 का कोफिशिएंट 3 है, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद ये x और y, ठीक है, हमें पास x मैट्रिक्स जो होगा वो होगा हमारे पास अननोन कितने हैं, x1 है, x2 है और x3 है, ठीक है। हमारे पास 3 अननोन है x1 x2 एंड x3, और हमारे पास एक b मैट्रिक्स भी होगा जो कि हमारा इक्वल टू आगे कांस्टेंट जो आ रहे हैं 1 एंड 4। तो ये तो हमने इसको लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हमने इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में देखना है कि होमोजेनियस में सॉल्यूशंस जो हैं वो कौन से होते हैं और नॉन होमोजेनियस में सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशन में हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जिनमें से एक सॉल्यूशन होता है ट्रिवियल और एक सॉल्यूशन होता है नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। यानी कि हमारे पास अगर ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम इसको देखें, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 4 3 एंड 4, ठीक है, हमारे पास अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब आपका डिटर्मिनेंट जो है इसी मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। और
ट्रिवियल सोल्यूशन के अंदर आपकी एक्स, वाई और जेड, यानी कि आपके पास अगर तीन वेरिएबल हैं, x1 है, x2 है, x3 है, तो तीनों में आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास वैल्यू जो है तीनों अननोन्स की वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस में जो कि हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास है ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो है क्या शर्त है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या हम कहेंगे कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन में, उसमें x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 ये होगा 0। ठीक है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो होगा 0 के बराबर। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और उसमें x की वैल्यू x1 यानी x2 और x3 ये आपके जो हैं 1 के बराबर होंगे। अगर 1 नहीं होगा तो 2 रख सकते हैं, आप -3 रख सकते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमारे पास इनफिनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन के, और ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमारे पास जो है वो जो है ना सॉल्यूशन x यानी कि डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो आपके सॉल्यूशन जो है ना वो आपके फिनाइट होंगे और उसमें यूनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और वन सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो x इज इक्वल टू x1 x2 x3 को हम वहां पे 0 रख लेंगे। तो ये आपके ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है ये आपके बेस करेंगे आपके डिटर्मिनेंट पे। तो अगर आपको किसी होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो वो आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता बल्कि 0 से बड़ा आ जाता है तो फिर वो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और उसमें आपकी x x2 x3 ये आपके 0 होंगे। तो इसके अंदर आपके x1 x2 की जगह हम x y और z तीन वेरिएबल्स भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे भी x y और z तीनों वेरिएबल्स जो ना इनकी वैल्यू 1 2 3 यानी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे आपके होमोजेनियस इक्वेशन के। अब हम देखेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में जो है कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम हमारे पास जो है होमोजेनियस इक्वेशंस का हमने देख लिया। तो अब नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में हमारे पास जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा जब हमारे पास इसका सॉल्यूशन यानी लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, अगर इफ द सिस्टम कंटेन्स यूनिक और वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम जो है वो एक सॉल्यूशन रखे, यूनिक रखो या एक रखे, या फिर उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का वो हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है? इनकंसिस्टेंट तब होगा, इनकंसिस्टेंट तो इनकंसिस्टेंस जो है ना वो कब होगा? व्हेन या कह लें इफ द सिस्टम कंटेन्स नो सॉल्यूशन। अगर आपके सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता या वो उसका सॉल्यूशन उसमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो वो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये हमने देख लिया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास क्या शर्त होनी चाहिए। हमारे पास कंसिस्टेंट के लिए सिस्टम
का कोई एक सोल्यूशन या उसका कोई यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, या फिर उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होने चाहिए। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए हमारे पास जो है सिस्टम जो है उसका कोई सोल्यूशन ना हो, यानी आपका सिस्टम जो है वो सोल्यूशन किसी सोल्यूशन पर नो एनी सोल्यूशन, यानी कि किसी भी सोल्यूशन पर मुश्तमिल ना हो, ठीक है, यानी कि उसका कोई भी जो है ना सोल्यूशन ना निकलता हो। तो बेसिकली ये सॉल्यूशंस जो होते हैं, ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस कहें या सॉल्यूशंस कहें, ये बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो आपकी सिस्टम को या लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको ट्रू जो है वो साबित करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो है वो नॉन होमोजेनियस में कब कंसिस्टेंट होते हैं और कब इनकंसिस्टेंट होते हैं, और उनके सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट में कौन कौन से होने चाहिए और इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो है इसको जो है निकालने के लिए या ये इनका चेक करने के लिए कि भाई ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे, जिनमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रो एलिमेंट्री मेथड का। रो एलिमेंट्री मेथड क्या है? ऐसा मेथड जिसमें आप रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकें, या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकें, या किसी एक रो को मल्टीप्लाई करके या उसके मल्टीपल्स को किसी दूसरी रो में ऐड कर सकें, या कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकें। सेकेंडली, हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के जरिए किसी भी इक्वेशंस को का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है उनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे।